नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल संघर्ष की उड़ान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2025-26 का समान अध्ययन। समान अध्ययन के अंतर्गत जितने सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत, आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति, संविधान, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेल कूद, उसके बाद में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, आविष्कार, पुरस्कार, पुस्तक दिवस, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं और मिसलिनियस। ठीक, इन सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक्स का मतलब हम एक ही वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। तो जिस टॉपिक्स के आगे जितना क्वेश्चंस लिखा है उतना उतना क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। क्लास को आप एंजॉय करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री का क्वेश्चन है और हिस्ट्री में एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन काल भारत, उसमें पाषाण युग का क्वेश्चन है। तो इसमें से पूछा है, इसमें से कौन सा युग स्टोन एज के प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। अब दोस्तों, हमें पता है कि जो स्टोन एज है, पाषाण काल, उसमें 3 काल आते हैं। सबसे पहले पुरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, फिर उसके बाद नव पाषाण। तो जो हमारा ताम्र पाषाण है, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो यानी नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आया, तो इसलिए हमारा ताम्रपाषाण काल यहाँ पे सही होगा। अब थोड़ा अगर हम डिटेल में देखने की कोशिश करें, तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईस्वी से पूर्व मनुष्य ने लंबा तांबा धातु का प्रयोग किया था। आज से 5000 वर्ष पहले मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना सीखा था। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज सन 1957 से 58 के मध्य में हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकर द्वारा 1957 से 58 के मध्य में की गई थी। अब वर्ष जब 2003 आया, तो यूनेस्को ने इसने अपना विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ठीक है, किसको? भीमबेटका की गुफा को। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के शैलाश्रम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भीमबेटका का जो शैलाश्रय है, यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका की गुफाओं में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के पनवार मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक, ऐतिहासिक तथा मध्ययुगीन भी चित्र यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट, भारत में पुरापाषाण कालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती थी। तो भारत में पुरापाषाण कालीन चित्रकारी दोस्तों भीमबेटका में पाई जाती थी। कहाँ पे? भीमबेटका में पाई जाती थी। आगे देखिए, जो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, जहाँ पर पाषाण कालीन शिलाचित्र पाई जाती थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो दोस्तों, हमें पता है सबसे पहले पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर हम डिटेल में जानने की कोशिश करें, तो प्रागैतिहासिक काल जो है से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव की लिपि, अवध लेखन अथवा लेखन का विकास नहीं किया गया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण। हमारा जो प्राचीन भारत का पूरा इतिहास है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल
और ऐतिहासिक काल। अप्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित साक्ष्य होता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, पुरातात्विक स्थल उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि ग्रह एवं अपनीय अपठनीय एवं उदाहरण संभव, यानी कि यहाँ पे तो लिखित साक्ष्य है पर उसको पढ़ा नहीं जा सका आज तक। ऐतिहासिक काल में पुरा भाषा पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर निर्माण हुआ, यानी इसमें मतलब जो प्रमाण मिले उसको पढ़ा भी गया और जो पुरातात्विक स्थल भी मिले हैं उसके भी अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका हम देख सकते हैं। अब इसको भी प्रागैतिहासिक काल को हम 3 वर्गों में बांटे हैं। पूरा पाषाण काल जिसकी समय अवधि 10,000 ईस्वी 5,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी के मध्य रहा, और मध्य पाषाण काल युग 9,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी के मध्य रहा, और मध्य पाषाण काल 9,000 ईस्वी से 4,000 के बीच रहा, और नवपाषाण काल 7,000 से 1,000 ईस्वी के बीच रहा। अब दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ क्वेश्चंस। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो शिल्प का निर्माण किया गया था, यह नागेश्वर से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर यानी गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें से मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। ठीक है, आइए दोस्तों अब थोड़ा मध्यकालीन भारत की ओर चलते हैं। तो मध्यकालीन भारत में पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शासकों की सही कालानुक्रम क्या है? तो पूछ रहा है कि जो शासक दिए गए जैसे तैमूर खान, महमूद गजनवी, चंगेज खान और मोहम्मद गौरी, तो सबसे पहले कौन आया? तो दोस्तों हमें पता है कि सबसे पहले आया है महमूद गजनवी। इन चारों में सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर उसके बाद में मोहम्मद गौरी आया। कौन आया? मोहम्मद गौरी। फिर उसके बाद में चंगेज खां या फिर तैमूर आया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें जो महमूद गजनवी था, यह 998 से लेके 1030 ईस्वी के बीच आया था। मोहम्मद गौरी की बात करें तो 1173 से लेके 1206 के बीच में आया था। चंगेज खां कब आया था? तो 1206 से लेके 1227 ईस्वी के मध्य आया था। और जो तैमूर था यह 1370 से लेके 1405 ईस्वी के मध्य भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक तहकीक मा इल लिल हिंद किसने लिखी थी? तो उस पुस्तक जो तहकीक मा लिल हिंद ये था, यह अलबरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? अलबरूनी ने लिखा था। अलबरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इनका नाम खीवा ख्वारिज़्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अलबरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य विषयों पर किताबें लिखी। इन्होंने तहकीक लिल हिंद पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिकामा किस भाषा में लिखी? तो अलबरूनी जो था ये अपनी पुस्तक फारसी भाषा में वो अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा में। तो किताबुल हिंद ग्रंथ के लेखक अलबरूनी है। यह भाषा में लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक 11वीं सदी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अलबरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा था तथा गीता पुराणों का अध्ययन भी किया। अलबरूनी गीता से बहुत प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट, किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो किताबुल हिंद ये भी अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान का जो 11वीं शताब्दी में जो भारत आया था महमूद गजनवी के साथ में, तो यह दोस्तों अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी था।
अलबर्नी उज्बेकिस्तान 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रहला था, जो इब्न बतूता का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक थी। नेक्स्ट, फारसी विद्वान अलबर्नी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो यह महमूद गजनवी के साथ में आया था। किसके साथ में? महमूद गजनवी के साथ में। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुए, जिसमें की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। कौन कर लिया? कहाँ पे? तो यह तराइन के युद्ध में। किस युद्ध में? तराइन के युद्ध में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1991 और 1992 के बीच 2 बार लड़ाई हुई थी। 1991 में मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? हार गया था। फिर लेकिन उसको पृथ्वीराज चौहान क्षमा करके छोड़ दिए थे। फिर अगले साल इनके पड़ोस इनके राज्य में एक राजा थे, इनका नाम जयचंद्र था। तो उनसे संधि करके मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की निर्णायक जीत हुई, जिससे क्या हुआ, इस पूरा राज्य हड़प लिया और उसके बाद में जयचंद्र को भी फांसी दे उसके सर काट के चौराहे पे उल्टा टांग दिया था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें गौरी पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध अगले साल 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। उनके राज्य दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया था। तो पृथ्वीराज जो चौहान थे, ये दिल्ली और अजमेर के शासक थे। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो जो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, यह एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी, जो कि 1236 ईस्वी में इसकी शादी हुआ था। मतलब इसका ये गद्दी पे बैठी थी और इसका शादी अल्तुनिया से हुआ था, और अल्तुनिया को और इसको डाकू समझ के इसके ही लोगों ने इसको मार डाला था। ठीक है, तो रजिया भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी, जिसका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। तो रजिया सुल्तान से हमें क्या याद रखना है? तो यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी और 1205 में बदायूं इसका जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? 1205 में बदायूं में हुआ था। और यह शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, नेक्स्ट, मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान था? तो का जो शासक था, यानी कि रजिया सुल्तान थी। कौन था? रजिया सुल्तान। मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में सुल्तान बनी, जो 1240 तक बनी रही। यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, जिनका जन्म 1205 में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ और प्रशासक बहादुर योद्धा थी। ठीक है, नेक्स्ट, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा आधुनिक भारत से। आधुनिक औपनिवेशिक शासन काल की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुई थी। कहाँ पे? बंगाल में। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण साम्राज्य में पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू करने के लिए तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना सन 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, यह हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। अंग्रेजों का पहला कारखाना जो 1651 में स्थापित हुआ था। तो बंगाल में अंग्रेजों ने
अंग्रेजों का सर्वप्रथम व्यापारिक छूट बस 1651 में प्राप्त हुई थी, जब बंगाल के सूबेदार शाह शुजा शाहजहां के दूसरा बेटा था ने एक फरमान जारी कर कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार व ओडिशा में अनुमति में से बंगाल में से पहला अंग्रेजी कारखाना सन 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था तथा अंग्रेज अधिकारी बिरजमैन को इस कारखाने फैक्ट्री का प्रधान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो दोस्तों कहाँ पे खोला था? मछलीपट्टनम में खोला था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला। यह उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का होता और सबसे बाद में पुर्तगालियों ही भारत से गए थे अंग्रेजों में। ठीक है, भारत के पहले भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत का खोज समुद्री मार्ग यह वास्को डी गामा ने किया था। यह कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो दोस्तों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा की खोज जो पुर्तगाल नाविक था वह अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से काली कट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू नामक स्थान पर 17 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। यहाँ के स्थानीय शासक जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी ने उनका स्वागत किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों में कौन? तो वास्को डी गामा। कब? 17 मई 1498 में। भारत के समुद्री मार्ग की पहली खोज पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा 20 मई 1498 को की गई थी। अब कहीं पे 17 मई लिखा रहता है, कहीं पे 20 मई, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। वही जो अमेरिका है, अमेरिका की खोज समुद्री मार्ग पुर्तगाल का ही रहने वाला कोलंबस 1492 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष मिला था? तो गोवा को स्वतंत्रता यह 1961 में मिला था। इसीलिए गोवा अपना स्वतंत्र दिवस का मनाता है, तो 1961 को मनाता है क्योंकि यह पुर्तगालों से आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1955 ईस्वी को गोवा के पुर्तगाल शासक मुक्ति कराने के लिए 3000 सत्याग्रहियों ने अहिंसक आंदोलन शुरू कर किया और जनता ने जनमंत्र संग्रह की मांग की थी, परंतु पुर्तगाली सेनाओं ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया। परिणामतः भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों को से गोवा एवं दमन द्वीप से मुक्त करा दिया तथा तीनों को सम्मिलित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। कब? 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कर लिया गया था। कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो दोस्तों यह 1510 ईस्वी में। आजाद कब किया गया था? 1961 में। ठीक, भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा अपने कब्जे में लिया था। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो दोस्तों यह कोलंबस था। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस था। यह भारत की खोज करना चाहता था, लेकिन रास्ते का अभाव होने के कारण, मतलब रास्ता सही से जानकारी न होने के कारण यह अमेरिका पहुंच गया, तो इसने अमेरिका की खोज कर दी। अब क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का नाविक था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की के बजाय अटलांटिक महासागर से भ्रमित होकर अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है, इसी कारण वहां के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो दोस्तों यह सूरत में किया था। 31 दिसंबर 1600 में को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस विलियम्स था के आगमन पर हुआ था। नेक्स्ट, अब हम दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से पढ़ेंगे, ठीक, भारतीय संविधान से। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं इसका देखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। 1950 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित सदस्य ये थे विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के साथ संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1925 में। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारतीय राजनीतिक नेता एवं स्वराज पार्टी के साथ संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 18 अनुसूचियां थी। देखिए, भारत संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में से सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अच्छा। संविधान निर्माण के समय इसे कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों हमको पता है कि जो संविधान की नम्यता ना होना, ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि हमको पता है कि भारत का संविधान जो है ना बहुत ही नर्म ना बहुत ही कठोर, ये मिश्रित है, ठीक है, ना लचीला है ना कठोर है। तो हम कह सकते हैं कि जो अखिल भारतीय संविधान की सेवा है ये भारत के संविधान में इंक्लूड है। भारत के प्रतिनिधित्व की असमानता ये भी इसी में शामिल है। सशक्त केंद्र जो है ये भी इसी में शामिल है, लेकिन संविधान की जो नम्यता है ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आइए दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं निम्न है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा ये अनुच्छेद 312 में इंक्लूड किया गया है। प्रतिनिधित्व की असमानता ये राज्य सूची अनुच्छेद 4 में दाखिल किया गया है। सशक्त केंद्र भी है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगा, ये अनुच्छेद 155 में कहा गया है। राज्य सूची पर केंद्र पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में वर्णन है। आपातकालीन का वर्णन 352 से 360 के मध्य में है। उसके बाद में भारत का संविधान ना तो लचीला ना नम और ना ही कठोर है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक, बल्कि यह दोनों मिला जुला के एक बना है, ठीक। इसलिए हम इसको भारत का संविधान कैसा कहते हैं, बहुत बहुत बड़ा लिखित होता है और उसके बाद मिश्रित होता है, ठीक। भारत में किस प्रकार का सरकार है? तो दोस्तों भारत में ना राजतंत्रीय है, ना सांप्रदायिक है, ना अल्पतंत्रीय है। हमारा जो संविधान है ये संसदीय है। कैसा है? संसदीय। संसद के अंतर्गत राज्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित किए गए हैं। तो दोस्तों हमको पता है कि भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई थी। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है? तो दोस्तों बहुस्तरीय सरकार यानी कि बहुस्तरीय सरकार संघ यानी कि राज्य और स्थानीय हमारा है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का एक संघ होगा। भारत के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ राज्य एवं स्थानीय शासन को कहा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो दोस्तों हमारे संविधान में संघवाद की स्थापना का वर्णन है,
सरकार की संसदीय स्वरूप का वर्णन है, मूल अधिकार का वर्णन है, पर सामंतशाही का प्रोत्साहन हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, संविधान संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आज भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही का प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता सही है? तो दोस्तों, हमारा जो संविधान है इसमें द्वैध शासन है। कैसा शासन है? द्वैध शासन, यानी केंद्र अपना शासन बनाएगा और राज्य में अपना शासन रहेगा। इसीलिए केंद्र में का मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और राज्य का मुखिया जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा, और उसके सहायता के लिए उसके लिए एक मंत्रिमंडल मंडल की स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो दोस्तों, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता होगा, संविधान का सर्वोच्चता होगा। ठीक, उसके बाद संविधान द्वारा केंद्रीय सरकारों और इकाइयों की सरकारों में विभाजन होगा। लिखित एवं कठोर संविधान होगा हमारा। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा ये पूर्णतः क्या होगा? स्वतंत्र होगा। द्विसदनीय व्यवस्थापिका होगा। दोहरी शासन प्रणाली होगी, यानी राज्य में अपना और केंद्र में अपना। ठीक, इत्यादि हमारे संविधान में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट, अब दोस्तों हम चलते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल की तरफ। अब विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या? ब्रह्मांड, यूनिवर्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने इन्हें क्या कहा? उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य कहा। क्या कहा? द्रव्य कहा। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य यानी मैटर का नाम दिया। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, यह क्या कहलाया? द्रव्य कहलाया, पदार्थ कहलाया। ठीक, जैसे कि लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीजें क्या कहलाई? द्रव्य कहलाया। अब द्रव्य तीन दोस्तों, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा द्वियानीय गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज है जिसमें M31 के रूप में भी जाना जाता है तथा इसमें लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान हैं। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान आकाश में सिगार के धुएं आकार रूप में हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट, तो दोस्तों, जो बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित क्या कहा गया? कौन दिया था बिग बैंग का सिद्धांत? किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे। बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्र 1927 ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संदर्भ में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, यानी ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ इसमें बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत हुए, लेकिन जो बिग बैंग का सिद्धांत है ये क्या हुआ? बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक हुआ। ठीक, यह सर्वाधिक सामान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग आज से 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? एडविन हब्बल है। कौन है? एडविन हब्बल। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में हमारा ब्रह्मांड जो है कितना पुराना है? तो दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड है 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित अनेक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए जिसमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोल पादरी एबे जॉर्ज लेमेत्र बेल्जियम 1960 से 70 के मध्य में किया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक विशाल अग्निपिंड का विस्फोट हुआ था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ जिसमें पदार्थ का बिखराव हुआ और काले व समान पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट हुआ के समूहन को
असंख्य पिंडों में तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया में ग्रह उपग्रह निर्मित हुए। नासा की नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की खोज लगभग उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, आगे जार्ज लेमेत्रे का संबंध किससे जुड़ा है? तो दोस्तों हमको पता है कि जार्ज लेमेत्रे का सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत यानी महाविस्फोट से मतलब क्या है, जुड़ा है। आकाश गंगा यानी मिल्की वे का आकार क्या है? तो दोस्तों आकाश जो हमारा आकाश मतलब आकाश गंगा है मिल्की वे, उसका जो शेप है वो सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें केंद्रीय बल्ब बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाश गंगा में मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे या आकाश गंगा नाम दिया गया, जिसका 80% आकाश सर्पिलाकार है। इस आकाश गंगा में प्रथम गैलीलियो ने देखा था। इसको किसने देखा था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आकाश में एक तारामंडल पृष्ठ नहीं है? तो दोस्तों आकाश में शर्मिष्ठा एक तारामंडल पृष्ठ है, सप्तऋषि है, काल पुरुष है, लेकिन जो लुब्धुक है या लुब्धुक हमारा क्या है? तारामंडल नहीं है। तो लुब्धुक यानी सीरियस तारामंडल नहीं है, बल्कि यह आकाशगंगा में स्थित एक चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, जैसे आर्सजा में सप्तऋषि, ओरायन, कैप्सियस, शर्मिष्ठा इत्यादि। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि साझा करता है? तो दोस्तों हमारा जो प्यारा भारत है यह बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा भूमि शेयर करता है। कितना? तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है। यह 3 ओर से भारत तथा दक्षिण से बंगाल की खाड़ी से घिरा भारत बांग्लादेश के साथ जुड़ी अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, भारत की लगभग कितना किलोमीटर थल सीमा देश पड़ोसी? भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की हम अपने पड़ोसियों से अपने पड़ोसी देशों से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जैसे भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। जिसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश कितना? 4,96 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो भारत की जो याम्योत्तर रेखा है IST, यह भारत की यमोत्तर मानकोत्तर पूर्वी देशांतर कहा जाता है इसे। भारत की यह मानक मानकोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्जापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, जिसे हम भारतीय मानक समय यानी IST कहते हैं। नेक्स्ट, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग फैला है। तो 2.3% के भाग में फैला हुआ पृथ्वी के कि कौन? भारत, जो दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और वैसे देखें विश्व में तो 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में देखें तो पहले सबसे बड़ा देश। ठीक, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र से 2.4 भाग में फैला हुआ है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के यहाँ पे डाटा पुराना दिया है, चीन के बाद दूसरा, लेकिन अब भारत सबसे बड़ा जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। दूसरे नंबर पर चीन है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ठंडा आवासीय स्थल है यह द्रास है। कौन सा? द्रास। तो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल दोस्तों द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले के
का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा तो विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ तो रूस में है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के इनमें इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है हमारा भारत के ओडिशा राज्य से होकर गुजरती है। किस राज्य से? तो ओडिशा राज्य से। तो भारत में कर्क रेखा जो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अतः दिए गए विकल्पों में ओडिशा कर्क रेखा से, सॉरी हमसे पूछा था किस रेखा से हमसे होकर नहीं गुजरती है, तो हम यहाँ पे ओडिशा त्रिपुरा से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, लेकिन ओडिशा से नहीं। तो अगर भी हम डिटेल में देखने की कोशिश करें तो भारत के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। तो अतः दिए गए विकल्प में ओडिशा जो राज्य है, इससे हमारा जो कर्क रेखा है नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, भारत की भू सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों भारत की जो भू सीमा है यह 7 राज्यों से होकर जुड़ी। कितने राज्यों से? 7। नेक्स्ट, आईआरटीसी का पूर्ण रूप क्या है? जो आईआरटीसी हमारे ट्रेन में है, ट्रेन के द्वारा सभी चीजों में लिखा होता है, आप देखे होंगे ट्रेन पे आईआरसीटीसी। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। क्या नाम है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप है। आईआरसीटीसी के प्रमुख कार्य रेलवे टिकट बुकिंग, ट्रेनों में कैटिंग की सुविधा, यात्रियों से सुविधा संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करना होता है। भारत की पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत की पहली ट्रेन की शुरुआत इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत 1991 में हुई थी। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान आईआरटीई एक गैर लाभकारी संगठन है जो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। यह 1991 में संचालित था। यातायात प्रबंध की दिशा का कार्य कर रहा है, ठीक है। उस मेट्रो रेल कारपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो दोस्तों किससे प्राप्त है? तो यह दिल्ली मेट्रो को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो दिल्ली मेट्रो को प्राप्त है। यह क्या करता है? तो यह मेट्रो रेल कारपोरेशन का नाम कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली ये ऊर्जा होने का इसको गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स से। तो सही कथन बताइए। इसमें पूछा कि सही कथन क्या है? तो जैसे कि इसमें दिया गया है सही गुणांक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित है। तो दिए गए कथनों में ए हमारा सही है, क्योंकि निवेश गुणांक जो है एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। निवेश गुणक से तात्पर्य उस संख्या से जिसके पास द्वारा उत्पादन का आय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि अधिक हो जाती है। इसे आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच एक अनुपात के रूप में मापा जा सकता है। इसे कैसे के द्वारा इसे हम निरूपित करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसी फर्म के परिवर्तनीय लागत नहीं है। दोस्तों जो संपत्ति का कर है यह परिवर्तनीय लागत नहीं है। परिवर्तन लागत तो वह अंश होता है जो उत्पादन के उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ता है और घट जाने से घटता है। यदि उत्पादन किसी समय नहीं हो रहा है तो परिवर्तनशील लागतें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, जैसे कच्चे माल का मूल्य, ईंधन पर व्यय और श्रमिकों की मजदूरी, कमीशन और पैकेज आदि, जबकि संपत्ति का कर परिवर्तनीय लागत नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्याशित समग्र मांग एक्स नेट रेंज डिमांड की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह सूत्र सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई होता है, ठीक। प्रत्याशित समग्र मांग एन रेंज डिमांड एडी बराबर सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई होता है, ठीक।
माइक्रोइकोनॉमिक्स अस्पष्ट अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन का कंजम्पशन फंक्शन के उपभोग और के बीच में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आय है ऑप्शन नंबर बी सही। क्या है? सकल सकल राष्ट्रीय आय। क्या है? सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, माइक्रोइकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के समग्र रूप का अध्ययन किया जाता है। इसके विश्लेषण उपयुक्त फलन, कुल उपयोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच संबंध का वर्णन करता है। कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह असामान्य लाभ कहलाता है। क्या लाभ कहलाता है? असामान्य। कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक द्वारा फर्म अर्जित लाभ असामान्य लाभ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थित होता है? तो दोस्तों यह अल्पावधि उत्पादन यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन कहलाता है। अल्पावधि उत्पादन शॉर्ट रन प्रोडक्शन जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये लंबे समय में किसी इनपुट यानी फिक्स नियम होते हैं। इसमें लंबे समय में सभी इनपुट परिवर्तनशील होते हैं और अन्य कथन सही होते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन की सीमांत लागत अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। तो दोस्तों ए विकल्प सही है। सीमांत लागत कुछ लागत में परिवर्तन है जो एक अतिरिक्त वस्तु के निर्माण या उत्पादन से होता है, अर्थात यह उत्पादन की एक और इकाई को जोड़ने की वृद्धि लागत को संदर्भित करता है। नेक्स्ट, समान परंपरागत एवं सामान्य ज्ञान से अब हम कुछ क्वेश्चनों को उठा लेते हैं, जैसे कला एवं संस्कृति। इसमें सबसे पहले हमारा उत्सव त्योहार एवं मेला। सूरजकुंडा मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ पे आयोजित होता है? तो दोस्तों यह हरियाणा राज्य में आयोजित होता है। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़ी शिल्प मेला 15 दिनों तक चलने वाला एक मेला लोगों के ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ 1987 में हुआ था। नेक्स्ट, एंथुरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो दोस्तों एंथुरियम यह हमारा मिजोरम राज्य का एक प्रमुख पर्व है। ठीक, दिल के आकार के एंथुरियम फूल आकार भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं, जिसे इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथुरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसारडे सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में तथा लुई नाग नी चौराव मणिपुर में वह चौलोंग हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाए जाने का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पाड़वा त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक, तेलंगाना और गुड़ी पाड़वा त्योहार को हम उगादी के नाम या फिर युगादी के नाम से हम जानते हैं। किसे? गुड़ी पाड़वा ना त्योहार। ठीक, गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा जैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष की आरंभ माना जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा के नाम से इसको जाना, गुड़ी पड़वा को हम युगादी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष है? तो दोस्तों सोगात्सु जो है यह हमारा जापान का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सोगात्सु जिसे सोगोत्सु भी कहा जाता है, इसे 1 से 3 जनवरी को जापान में मनाया जाने वाला एक नव वर्ष त्योहार है। यह त्योहार नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। नेक्स्ट, पंजाब हरियाणा के लोग अच्छे अच्छे डैश के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा के लोग यह भगवान को खुश करने के लिए फसल त्योहार मनाते हैं। कौन? अच्छे अच्छे फसल त्योहार मनाते हैं। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे अच्छे फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाख का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। अप्रैल महीने में बैसाख की प्रथम तिथि को बैसाखी पर्व मनाया जाता है।
इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव 1699 में रखने की याद में मनाया जाता है। शीतकालीन फसल कटने की खुशी भी व्यक्त की जाती है। इसमें जुलूस निकाले जा करने की प्रथा है। कब? 1699 में खालसा पंथ की जब नींव रखी गई थी। कौन? पंजाब और हरियाणा के लोग कौन सा पहला बैसाखी फसल मनाते हैं? किसे? भगवान को खुश करने के लिए, फसल को के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकालेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, जो नवकालेश्वर अनुष्ठान का जो यहाँ पे आयोजन किया जाता है, यह पुरी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पुरी में। तो नवकालेश्वर रथ यात्रा का आयोजन ओडिशा के पुरी में किया जाता है। नवकालेश्वर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ये नई मूर्तियां विशेष किस्म के नाम से नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू या फिर ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट। हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, हुसरी जो प्रदर्शन है, यह असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? असम राज्य से। तो हुसरी प्रदर्शन का संबंध असम से है। हुसोरी रंगोली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें होसरी मंडली ढोल, बेपा, गायन, गगन और ताल के साथ गीत गाते हैं, जो बिहू पर्व के दौरान घर घर जाकर युवाओं को द्वारा गाया जाता है। इस मंडली में मुख्यतः युवा पुरुष व महिलाएं शामिल होते हैं। नेक्स्ट। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार है, यह मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर 3 दिन का त्योहार होता है, जिसे तवांग बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्योहार है, जो तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत में पारंपरिक आधार पर विभिन्न स्थितियों पर मनाया जाता है। तो यानी लोसर जो त्योहार है, यह अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और दिया है डिटेल में, इसको हम जान लेते हैं। तो कलमकारी जो चित्रकला है, यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। गोंड चित्रकारी कहाँ पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फट चित्रकारी कहाँ पे? तो राजस्थान में। काली घाट चित्र का पश्चिमी घाट में बनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। तो हमसे पूछा है कालमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तो कालमकारी का मुख्य केंद्र पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? तो कालमकारी का चित्रकला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश में, लेकिन मनाया कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट। फुलकारी भारत किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो दोस्तों, जो फुलकारी ये चित्रकार है, यह भारत के पंजाब शहर का प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक। रेशम के धागों के तरह तरह की ज्यामितीय आकृति को बनाने की कई कढ़ाई फुलकारी के नाम से जानी जाती है। यह मुख्य रूप से पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को हम पटोला के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो पटोला के नाम से जानते हैं। अब जो पारंपरिक बुनाई से संबंधित राज्य यहाँ पे हम देखते हैं। कांजीराम बुनाई है, यह कहाँ पे? तमिलनाडु में बनाई जाती है। पटोला कहाँ पे? तो गुजरात में। जमदानी कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। और जरदोरी कहाँ पे है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में का यह है चित्रकार। ठीक। नेक्स्ट। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कस्टम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भारत का पोशाक संग्रहालय या गोवा राज्य में है। किस राज्य में है? गोवा राज्य में। भारत का प्रथम पोशाक संग्रहालय गोवा राज्य में स्थित है। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलाई
पोशाक किस राज्य में संबंधित है? तो दोस्तों दुल्हनों के द्वारा जो पोटलाई पोशाक है यह हमारा मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह पोशाक अलंकृत ढोलाकार होती है। यह शास्त्रीय नृत्य के समय भी पहनी जाती है। कब? शास्त्रीय नृत्य के समय। नेक्स्ट, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो दोस्तों जो खादी का कपड़ा है यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। खादी वह वस्त्र है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त किया गया है। भारत के स्वतंत्र संग्राम के प्रतीक के रूप में खादी का जन्म साबरमती आश्रम में हुआ था। आश्रम में नियमों इसमें विभिन्न नियम रहा था। साबरमती आश्रम में हुआ था में से एक नियम था कि सभी निवासियों को भारतीय धागों से हाथ बुने हुए कपड़े पहनने चाहिए। गांधी जी ने खादी वस्त्रों की महत्ता बताते हुए कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि यह एक विचार है। नेक्स्ट, अब दोस्तों हम थोड़ा मार्शल आर्ट या युद्ध कला से भी देख लेते हैं। तो डैश मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य निम्न शैली से जिसमें कौशल, रचनात्मक और मूर्ति स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये थांगता मार्शल आर्ट है यह मणिपुर राज्य का एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। थांगता मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है। इसमें थांगता का अर्थ तलवार और ता का अर्थ माला है। यह नृत्य अन्य शास्त्र कलाओं की तरह शारीरिक बल बुद्धि के उचित प्रयोग से प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम में अभिनय करते हैं। रंगमा नृत्य नागालैंड के युद्ध कला है, जिसमें जो रंगमा नृत्य है नागालैंड की युद्ध कला है, जिसमें नर्तक योद्धाओं के कपड़े पहनकर लयबद्ध तरीके से ढोल की थाप पर चलते। चाक कुथु भारत के केरल राज्य की महाकाव्य प्रदर्शन कला है तथा सिंधी छम सिक्किम राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, खंबा थबोई डैश एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है। तो खंबा थबोई यह मणिपुर राज्य का क्या है? एक प्रदर्शन रूप है। खंबा थोइबी नृत्य की एक लोकप्रिय कला है जिसे मणिपुर में व्यापक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य एक युगल प्रदर्शन है जिसमें खंबा के खुमान वंश के एक करीब बहादुर बहलवाला की कहानी का वर्णन किया जाता है, जिसे मोइरंग की राजकुमारी थीबी के साथ प्यार हो गया था। डायस मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। तो दोस्तों यह जो थांगता है यह मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। थांगता मणिपुर मार्शल आर्ट शैली थांगता जो का अर्थ सशस्त्र मुकाबला करना है। इसमें भाले का उपयोग और मिसाइल रूप से किया जाता है। अन्य हथियार में ढाल और कुल्हाड़ी शामिल है। ठीक है, अब दोस्तों हम थोड़ा पुस्तकों और राष्ट्रीय पुस्तकों से बात कर लेते हैं। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन फाइटर वुमन ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फास्ट वुमेन्स ऑफ इन मेडिसिन के लेखक ये कविता राव हैं। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कविता ऑफ इंडियाज फास्ट वुमेन्स मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक कविता राव हैं। इस पुस्तक में रुखमबाई राउत की कहानी है जो एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। यह औपनिवेशिक भारत की अभ्यास करने वाली पहली महिला डॉक्टर थी। नेक्स्ट, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्रकार विनियस के द्वारा लिखी गई। इन्होंने सजीव की द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। इनको आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक का संस्करण 1775 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस यानी कि नामक पुस्तक किसने लिखा? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक ये हैं एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ।
वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडमिनिस्ट्रेशन 1776 में प्रकाशित हुआ पुस्तक। इस पुस्तक गहराई में आकलन करती है कि किसी की राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है। अन्य प्रमुख लेखकों और उनके पुस्तकों जैसे कार्ल मार्क्स हैं, उनके पुस्तक का नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द दूसरा पुस्तक है द कैपिटल। जॉन स्टुअर्ट मिल, ये इनके पुस्तक का नाम है द अष्टम ऑफ, दूसरे पुस्तक का नाम है लॉजिक, तीसरे पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। एलन ग्रीनस्पैन के पुस्तक का नाम है द एज ऑफ टूबुलेंस। ठीक, नेक्स्ट 1586 में द लिटिल बैलेंस ला बैलेंस्टा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों 1586 ईस्वी में गैलीलियो ने लिखा था का द लिटिल बैलेंस पुस्तक। तो गैलीलियो गैलीलियो इटली के एक वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा 1586 में द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें वे हवा, पानी, वस्तुओं को तौलने के लिए एक सटीक संतुलन का वर्णन किए थे। नेक्स्ट, ड्रीम्स फॉर माय फादर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ड्रीम्स फॉर माय फादर्स के लेखक बराक ओबामा है। कौन है? बराक ओबामा। ड्रीम्स ऑफ माय फादर्स के लेखक बराक ओबामा है। इस पुस्तक के उनके शुरुआती घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। अब नेशनल मंडेला की पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आत्मकथा है। टोनी ब्लेयर की पुस्तक का नाम है सोशलिज्म न्यू ब्रिटेन माई। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप के पुस्तक का नाम है, ये सब भारत अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र पुस्तक का नाम है क्रिप्ड अमेरिका, ट्रंप हाउ टू गिच। नेक्स्ट, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर बी आर डिस्प्लेस्ड लिखा। बी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एवं स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूज गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखन पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई द्वारा किया गया। यह पुस्तक शरणार्थी लड़कियों के केंद्रित है। इस पुस्तक में उन्होंने विश्व शरणार्थी शिविरों की अपनी यात्रा का अनुभव लिखा है। मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलाला के ऊपर भारत में बनी फिल्म गुल्लू मकई है। मलाला के ऊपर बनी फिल्म कौन है? गुल्लू मकई। नेक्स्ट, अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थ स्मिथ हैं। कौन है? विंसेंट आर्थ स्मिथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक इंग्लैंड के जीव वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 24 नवंबर 1859 को किया गया। चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक के में पृथ्वी के जीवों का विकास संबंधित अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों नो नेशन फॉर वुमेन्स पुस्तक की ये लिखा गया, ये प्रियंका दुबे के द्वारा। तो जो प्रेम कबूतर पुस्तक है यह मानव कौल के द्वारा लिखा गया। प्रेम कबूतर किसके द्वारा? मानव कौल के द्वारा। नो नेशन फॉर वुमेन्स ये प्रियंका दुबे के द्वारा। ऑरिजिन ऑफ लव इज द सी ऑफ इनोसेंस ये किशोर देसाई के द्वारा। ऑरिजिन ऑफ लव द सी ऑफ इनोसेंस ये किशोर देसाई के द्वारा। द इनहेस्टिंग ऑफ लॉस ये किसके? किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। अब दोस्तों हम डे से यानी कि दिन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में रोहिंग्या मुसलमान के मूल निवासी कौन है? दिए गए विकल्पों में रोहिंग्या मुसलमान के लेखक ये हैं म्यांमार। कौन है? म्यांमार। तो रोहिंग्या म्यांमार बर्मा के मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। ये बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम म्यांमार भौगोलिक रूप से सीमा पश्चिमी रखाइन क्षेत्र की उत्तरी हिस्से में रहते हैं। ज्ञातव्य है कि मधेसी समुदाय की संबंध नेपाल से है। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है?
तो भारतीय राज्य ओडिशा में उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को भारतीय राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन काल से मध्यकालीन तक ओडिशा राज्य को कलिंग के नाम से जाना जाता था। ओडिशा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ओड से जुड़ी है। इस राज्य की स्थापना भागीरथी वंश के राजा ओड्र ने की थी। ठीक, तो प्राचीन काल से मध्यकालीन तक उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता था? तो कलिंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रीयवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा हर वर्ष को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मानने का प्रस्ताव अंगीकृत किया गया है। तो दोस्तों, यह कब किया गया है? तो यह 7 सितंबर को किया गया है। कब किया गया है? 7 सितंबर को। बस 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, नीले आसमान, इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना, वायु प्रदूषण को कम करना तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, अब हम पुरस्कार से थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों, यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्होंने 1913 में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला। आर सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। सीवी रमन को प्रकाश को प्रकीर्णन सिद्धांत के उत्कृष्ट कार्य के लिए 1930 ईस्वी में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति क्षेत्र के लिए योगदान दिया गया और 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज की आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की रचना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। बात यह हुआ कि इन्होंने डायनामाइट का खोज किया, तो इससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में एक विशाल अराजकता फैल गई। सब कहने लगे कि डायनामाइट की खोज हो चुकी है, जिससे पूरे विश्व का इनके मतलब विनाश हो सकता है। तो इनके ऊपर एक आंचन लग गया। तो इन्होंने सोचा कि जितनी इनकी संपत्ति थी, सबको इन्होंने अपना बेच बिकिन के एक पुरस्कार का घोषणा किया कि जो इन्होंने विश्व की दुनिया की जो सबसे शांति का काम होगा, शांति का काम जो करेगा, उनको उनके तरफ से एक नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो अपना संपत्ति पूरा उसमें लगा दिए अपना कलंक मिटाने के लिए। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध का विस्फोटक आविष्कार किया था। नेक्स्ट, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, यह कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट, भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई उम्र 17 वर्ष की को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि मदर टेरेसा मेसोडियानाई मूल भारतीय नागरिक थी जिन्हें 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। कौन सा है? बचपन बचाओ आंदोलन। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, यह कैलाश सत्यार्थी हैं जो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाए थे। ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान किसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से किया गया था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन किया था, जिसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इसमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी के डैश के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। किस वर्ष
कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2014 में। कब किया गया था? तो 2014 में। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 डैश में डैश टीके के खोज के लिए दिया गया था। तो दोस्तों 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये अपने पुस्तक गीतांजलि के लिए पाए थे 1913 ईस्वी में। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। गीतांजलि और साधना उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन तथा बंगाल के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना इन्होंने ही किया था। 1915 में टैगोर की साहित्यिक सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के विरोध में इन्होंने वापस कर दिया था, लौटा दिया था अंग्रेजों को। अब दोस्तों प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय से हम बात करते हैं। तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसके अध्यक्ष एलेनोरा रूजवेल्ट थे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को अपनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य मानव के अधिकारों तथा स्त्री पुरुष के समानता के अधिकारों से संबंधित है। विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के पूर्व महासचिव केफी अन्ना दोस्तों यह घाना देश से संबंधित है। कौन से देश से? घाना देश से। तो कोफी अन्ना संयुक्त राष्ट्र महासभा के 7वें महासचिव 1997 से 1206 थे। ये मूल रूप से घाना निवासी थे। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में वर्ष 2018 के स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहां पे? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेड क्वार्टर यह दी हांग में स्थित, चीन के दी हांग में स्थित है। कहाँ पे? चीन के दी हांग में। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक है, जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर वर्ष 1945 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय व मुख्य न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक मात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इसके सदस्य देश की संख्या 193 है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका के जोआन डोनाल्ड है। नेक्स्ट अक्टूबर 2020 तक भारत के कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य तौर चुना गया था? तो दोस्तों यह 8 बार। कितने बार? 8 बार। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा प्रस्तुत की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहर्रे के रूप में इससे दुनिया की पुलिसमैन भी कहा जाता है, जिसे 15 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट यूएन के मुख्य प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 से निलंबित है। तो दोस्तों नास्ता परिषद है। क्या है? नास्ता परिषद। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक ट्रीशिप काउंसिलिंग नास्ता परिषद की 1945 में स्थापना की और इसे अंतरराष्ट्रीय ट्रीशिप सिस्टम के तहत रखे गए ट्रस्ट ट्रीसीज के प्रशासन की निगरानी का कार्य सौंपा। न्याय संहिता परिषद ने 1 नवंबर 1994 को पलाऊ की स्वतंत्रता के 1 महीने बाद संयुक्त राष्ट्र के अंतिम श्रेष्ठ ट्रस्ट क्षेत्र में अपने कायदों से निलंबित कर दिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं सही नहीं है?
तो दोस्तों यह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, यह एक गलत है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं, ये भी सही है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की आधिकारिक वाक्यांश कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का 15 न्यायाधीश है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं है, बल्कि 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5वें स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क का स्थित में नहीं है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यह न्यूयॉर्क में नहीं है। आर्थिक सचिवालय एवं परिषद यही भी है, सचिवालय नियमित। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 प्रधान अंग हैं। कौन? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यह न्यूयॉर्क में है। राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ये भी न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, ये भी न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये दे हेग नीदरलैंड में है। महासभा ये न्यूयॉर्क में, और सुरक्षा परिषद ये भी न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूनियन का मुख्यालय यह न्यूयॉर्क सिटी में है। संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। राष्ट्रमंडल 1926 में स्थापना हुआ था, इसका मुख्यालय लंदन में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का स्थापना 1948 में हुआ था, यह जिनेवा में स्थित है। विश्व बैंक, यह इसकी स्थापना 1944 में हुआ था, यह वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। ठीक, नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। वर्तमान समय में 68 सदस्य देश हैं। एशियाई विकास बैंक उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक विकास को तीव्र करना, इसका सुनिश्चित करना है। अब दोस्तों हम अंतरिक्ष कार्यक्रम से, हम थोड़ा स्पेस प्रोग्राम से हम लेते हैं क्वेश्चन। हेलियोस्पर्म अनुसंधान मिशन शुरुआत में नासा ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो दोस्तों नासा ने यह सूर्य की गति के बारे में जानकारी की वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने चाहता है। ठीक है, हेलियोस्पर्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत ने नासा सूर्य की गतिकी के बारे में जानकारी में वृद्धि अर्जित करना चाहता है। हेलियोस्पर्म मिशन 9 अंतरिक्ष यान का एक तारामंडल है। यह चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव और सौर पवन के अशांति के रूप में ज्ञात और हवा की गति की मल्टी स्केल इन स्पेन ओपन को कैप्चर करेगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। सन 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सोवियत संघ में सोयुज T-11 अंतरिक्ष अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों यानी यूरी मालुसेव और गेनादी स्ट्रोगेट के साथ गए थे। वे भारत के पहले तथा विश्व के 138वें अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या है? तो दोस्तों राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से यात्रा की उसका नाम सोयूज T-11 है। सोयूज T-11 था। ठीक, नेक्स्ट, राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो दोस्तों राकेश शर्मा ने यह सोवियत संघ से की थी। कहां से? सोवियत संघ से यानी रूस से। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक यह विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सबसे पहले 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और उनके करीबी सहयोगी विक्रम साराभाई के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसी कार्यक्रम में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 में भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की, इसलिए इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन यह 1962 ईस्वी में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यह विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों यह 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। भारत ने 19 अप्रैल 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च प्रक्षेपित किया, जिसे आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका नाम भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो दोस्तों भारत में यह आर्यभट्ट के नाम पर प्रक्षेपण किया गया था। पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है तुलकाली कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों तरफ से परिक्रमा करने वाले उपग्रह को हम तुलकाई उपग्रह कहा जाता है। इस उपग्रह में पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की जानकारी परिक्रमा देते हैं। नेक्स्ट, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जीईओ का पूर्ण रूप दोस्तों है जीईओ का पूर्ण रूप है जियो प्लैनेट एस्ट्रोनॉमी ऑर्बिटल। ठीक, नेक्स्ट, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो 100वां अंतरिक्ष अभियान है यह सितंबर 2012 में किया गया था। भारत ने 100वां अंतरिक्ष मिशन सितंबर 2012 में श्रीहरिकोटा PSLV C-21 के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। वर्तमान में PSLV की 53वीं उड़ान में श्रीहरिकोटा से PSLV CSI से रॉकेट से 28 फरवरी 2021 को ब्राजील के ऊपर अमेजोनिया के साथ 18 अन्य उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी सेक्ट्रिकल बैंड खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो दोस्तों यह एस्ट्रोस्टैट है। क्या है? एस्ट्रोस्टैट भारत की बहु तरंगदैर्घ्य दूरबीन है। इसे इसरो द्वारा वर्ष 2015 में सतीश धावन की अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-30 द्वारा लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोस्टैट एक्सरे, प्रकाशिकी तथा यूवी स्पेक्ट्रम बैंडों में एक साथ खगोलीय स्रोतों के अध्ययन से पहला समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन एस्ट्रोसैट मिशन की अपेक्षित न्यूनतम यौगिक कालातीत 5 वर्ष है। नेक्स्ट, रा का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों रा का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा रिसर्च एनालिसिस विंग एनालिसिस का संक्षिप्त रूप है। यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। एजेंसी की स्थापना 31 सितंबर 1948 में की गई थी। इस एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रॉक के प्रमुख सामंत गोयल है। इसका मोटो धर्मो रहित रक्षता यानी द प्रोटेक्ट्स व्हेन इन द प्रोटेक्टेड है इसकी थीम। नेक्स्ट,
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान स्पेस पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से हुई। उस समय इसके उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग में लेन देन, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में की जांच करना था। वर्ष 1963 में पुलिस प्रतिष्ठान को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो दोस्तों, जमीन में हवा से मार करने वाली मिसाइल का नाम त्रिशूल है। क्या है? त्रिशूल है। नेक्स्ट, यह कम दूरी का जमीन से हवा से मार करने वाली प्रक्षेप्त्र है। इसकी मारक क्षमता 5000 से 9 किलोमीटर तक है। कुछ प्रक्षेप्त्र निम्नलिखित हैं, जैसे पृथ्वी जमीन पर, जमीन से जमीन पर, आकाश जमीन से हवा पर, अग्नि जमीन से जमीन पर, नाग टैंक विरोधी निर्देश प्रक्षेपात, सागरिका सबरीमन लॉन्च बैडमिंटन मिसाइल, सब ब्रह्मोस सतह से सतह पर। ठीक, नेक्स्ट, 1948 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी थे और उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सॉरी इनके क्या नाम था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वह 16 मई से 1 जून 1996 तक, 19 मार्च 1998 तक से 22 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परीक्षणों का सफल परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह मिसाइल थी? तो दोस्तों, यह थी पृथ्वी। कौन थी? पृथ्वी मिसाइल। सॉरी, पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह मिसाइल है। जुलाई 1983 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से 7 समन्वित निर्देशात्मक प्रक्षेपण पात्र विकसित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMGDP की शुरुआत की। IGMDP द्वारा देश में विकसित सबसे पहले मिसाइल पृथ्वी थी। पृथ्वी की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली अगेन, जिसकी मारक क्षमता पृथ्वी मिसाइल से ज्यादा थी। नेक्स्ट, भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित क्या है? तो दोस्तों, यह हल्के वजन वाला यान है। क्या है? हल्के वजन वाला यान। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो दोस्तों, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में ये भाग लिया था सन 1920 ईस्वी में। कब? 1920 में। 1900 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम आंग्ल भारतीय नाम फीचर्ड ने भाग लिया, परंतु सर्वप्रथम संगठित रूप से 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में भारतीय टीम ने भाग लिया था। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों, सबसे बार पहली शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन यह 1964 ईस्वी में किया गया था। सॉरी, 1924 ईस्वी में किया गया था। शीतकालीन खेलों का पहला संस्करण 1924 में के फ्रांस में सैम्स-कोनिक्स में आयोजित किया गया था और भारत ने इस खेलों में 1964 में पहली बार हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते? तो दोस्तों, यह माइकल फेल्प्स ने किया। माइकल फेल्प्स जन्म 30 जून 1985, एक अमेरिकी तैराक है। ओलंपिक खेलों में कुल जीते गए पदकों की सूची में फेल्प्स कुल 28 पदक, 23 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर काबिल है। माइकल
फेबल्स के नाम से किसी भी एक ओलंपिक के सबसे अधिक स्वर्ण पदक 8 जीतने पर भी रिकॉर्ड है। एलन एथलेटिक्स ओलंपिक 2004 से 6 स्वर्ण और 2 कांस्य जीते। बीजिंग ओलंपिक 2008 में 8 स्वर्ण और 8 स्वर्ण पदक जीते। लंदन ओलंपिक ने 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। रियो ओलंपिक 2016 में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। नेक्स्ट, बाई बुचिंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों यह तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन थे। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में पूर्व भारतीय फुटबॉल बाईचुंग भाटिया ओलंपिक रिले बीजिंग ओलंपिक 2008 में ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक पदक नहीं जीता? तो दोस्तों यह किसने नहीं जीता? तो ये नहीं जीते जीतू राय। कौन नहीं जीता है? तो जीतू राय। निशानेबाज जीतू राय ने ओलंपिक पदक नहीं जीता, जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में रजत पदक जीते एवं गगन नारंग लंदन ओलंपिक 2012 में पदक जीता और विजय कुमार लंदन में ओलंपिक्स में 1 स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, मिल्खा सिंह ने कौन सा ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतरिम मुकाबले का चौथा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ में अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 1960 के रोम में ओलंपिक खेलों में मिल्खा सिंह 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहे। उन्होंने 45.73 सेकंड का वक्त लिया, जो भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड। वर्ष 1959 में पद्म पुरस्कार सम्मानित किए गए। मिल्खा सिंह को 2001 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, हालांकि उन्होंने पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों किस वर्ष भाग लिया? भारत ने पहली बार में खेलों की भाग 1900 में किया था। कब किया था? 1900 में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरान पियरे डी कोरबर्टिन ने के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में किया गया था। प्रत्येक बार ओलंपिक में 1900 में शामिल हुआ, जो पेरिस में आयोजित हुआ था। इसमें भारत के नाम से ब्रिटिश नागरिक नॉर्मन फिशर एथलेटिक्स स्पर्धा में हिस्सा लिया गया और 2 रजत पदक जीते। नेक्स्ट, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों या CHOGM कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक का सम्मेलन है, जिसमें नेतृत्वकर्ता वैश्विक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। चौगम शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से मेजबान देश और राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। इसके 54 सदस्य हैं। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक है। तो दोस्तों यह एक राजनीतिक संघ है। राष्ट्रमंडल भारत सहित 54 सदस्य देशों से बना एक राजनीतिक संघ है, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसे ऐसे देश है जो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक साक्षरता, मानवाधिकार, विकास, बेहतर प्रशासन, लैंगिक समानता और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। वर्तमान में पैट्रिसिया स्कॉटलैंड के राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आईडीओ को FCI द्वारा 7 ज्ञात ईट राइफेड कैंपस में एक रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों IIT गांधीनगर को। किसको? IIT गांधीनगर को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर IITGN को FSSAI द्वारा 7 ज्ञात ईट राइट कैंपस में एक रूप से ज्ञात घोषित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI
से 7 जून 2019 ईट राइट्स कैंपस का अवार्ड प्राप्त करने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया। नेक्स्ट, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में एक रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों IIT गांधीनगर को, किसको? IIT गांधीनगर को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI का खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसकी स्थापना मार्च 1851 में इसका इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित तथा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग तथा कोलकाता में कार्यरत है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान CFRI कहाँ स्थित है? तो भारत में आलू अनुसंधान संस्थान यह शिमला में स्थित है। कहाँ पे? शिमला में। भारत का केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पे स्थित है? शिमला में। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्य शहर क्या है? मुख्यालय किस शहर में है? तो दोस्तों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्तता नियामक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1997 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में TRAI के वर्तमान अध्यक्ष राम शर्मा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम दोस्तों परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे है। क्या है? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे था। यह परमाणु अनुसंधान श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट, यह मुंबई में स्थित भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। 12 जनवरी 1967 को परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? मिस्र में स्थित है। राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित और यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। बेलिसिका ऑफ बाम्स जीसस का रोमन कैथोलिक बेलिसिका है, जो राज्य में स्थित एक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से एक है। तो दोस्तों यह गोवा में है। नेक्स्ट, बेसिलिका ऑफ बाम्स जीसस एक रोमन कैथोलिक बेलिसिका है जो गोवा राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। बेसिलिका ऑफ जीसस चर्च भारत अपनी तरह से पूरा अनूठा एवं अनुकरणीय बरोक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य निर्माण 1605 में किया गया था। बेड़ुवन बिहार बौद्ध मठ निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बेड़ुवन बिहार बौद्ध मठ दोस्तों यह त्रिपुरा में स्थित है। बेड़ुवन बौद्ध मठ त्रिपुरा में स्थित, यहाँ पर बौद्ध धर्म का थेरवादी का प्रभाव अधिक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों संता क्रूज बेलिस्का ये कोच्चि बिल्कुल सही है। बेलिस्का ऑफ बाम्स जीसस ये बिल्कुल सही है। सेंट जॉन इन द वाइडेंस चर्च पेंडुचेरी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह उत्तराखंड नैनीताल का हिस्सा है। सेंट ऑफ पॉल कैथेड्रल कोलकाता सही है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट जॉन इन द वाइल्ड जेनरस चर्च ये नैनीताल उत्तराखंड में है। संता क्रूज बेलिस्का ये कोच्चि केरल में है। बेलिस्का ऑफ बॉम्स जीसस ये गोवा में है। सेंट फाथ कैथेड्रल ये कोलकाता में है। नेक्स्ट, नामदेंद्रीय मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामदेंद्रीय मठ दोस्तों यह भारत के कर्नाटक राज्य में है। नामदोलोलिंग मठ भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे
बाहिलाकुप्पे मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। दलाई लामा ने इस मठ का नाम द्रोलिंग नाम दिया था। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? तो दोस्तों, काला पानी के जो क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच, इस पर विवाद चल रहा है। काला पानी 772 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर चीन, नेपाल और भारत की सीमा लगती है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाता है। नेक्स्ट, फारबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फारबिडन सिटी चीन में स्थित है। कहाँ पे? चीन में। फारबिडन सिटी चीन के बीजिंग शहर में के मध्य स्थित में है। इसमें पैलेस, संग्रहालय है, महल पारंपरिक चीन वास्तुकला को दर्शाता है। फारबिडन सिटी को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, मृगनयनी का महल यह ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में। मृगनयनी का महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद है। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नामों से एक है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के में हमलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, यह कोलकाता शहर को किसके नाम से जानते हैं? तो यह महलों का शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, देश भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जैसे महलों का शहर किसे जाना जाता है? कोलकाता में। गुलाबी शहर जयपुर को, नवाबों का शहर लखनऊ को, और 7 टापुओं का शहर मुंबई को। तो अगर पूछा जाए कि महलों का शहर तो कोलकाता, गुलाबी शहर जयपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, 7 टापुओं का शहर तो मुंबई। अगला, अब कुछ व्यक्ति के नाम से हमसे जान लेते हैं। एक अंधे व्यक्ति थे जिन्होंने सूरसागर नामक संग्रह का कृष्ण की महिमा का गायन किया। तो दोस्तों, कौन थे? सूरसागर। कौन थे? सूरदास। तुलसीदास की भांति हिंदी भाषा के एक अत्यंत प्रसिद्ध संत सूरदास थे, जिनका जन्म व मृत्यु के संबंध में काफी विवाद है, परंतु इनका जन्म समय संभवतः 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। माना जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनमें से सद्गुण बताने की अद्भुत क्षमता थी। वे संगीत में भी थे। आरंभ में से प्रावीण थे। सूरदास ब्रजभाषा से लिखित कृष्ण भक्ति के पदों में के इनके 3 ग्रंथों में संकलित किया गया था। सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, इसमें से प्रसिद्ध सूर सागर है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, ये श्री राजगोपालचारी जी हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वर्ष 1954 में पहली बार 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। वर्ष 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चक्रवर्ती डॉक्टर राजगोपालचारी भारत के प्रसिद्ध वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1959 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, दोस्तों, ये सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक 2 अप्रैल 1943 को विश्वविख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी है। यह सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने 1970 में सुलभ शौचालय इंटरनेशनल की स्थापना की। नेक्स्ट, विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्राम है? तो दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया का है। जूलियन असांजे विकीलीक्स से सह संस्थापक है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है और हैकर भी है। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वर्ष 2007 में इकोनॉमिस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड, वर्ष 2010 में अर्न्स्ट अवार्ड प्रदान किया गया। वर्ष 2016 में
असांजे को अमेरिका की में जासूसी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोपित किया गया था। नेक्स्ट, अब थोड़ा हम मिसलेनियस से भी देख लेते हैं। मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत टीका डैश द्वारा रचित की गई है। तो दोस्तों यह ज्ञानेश्वर के द्वारा। मराठी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ विवेक सिंधु को माना जाता है नाथ नाथपंथी मुकुंद राज द्वारा रचित है। इसके बाद ज्ञानेश्वर रचित इसके बाद ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर भगवत गीता मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नाम से भाषा में लिखा। 12वीं शताब्दी की मराठी रचनाकारों में नाम नरसिंह मुक्ता परसा भगत आदि। एक नाथ ने मराठी में भावार्थ रामायण की रचना की। इसी दौर में तुकाराम का आविर्भाव हुआ। उन्होंने 3000 अभंगों की रचना की। समर्थ सदगुरु रामदास ने उनके अनुयायी थे। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव दोस्तों खजुराहो में स्थित है। कहाँ पे? खजुराहो में। खजुराहो मध्य प्रदेश के स्थित कंदरिया महादेव सबसे बड़ा सबसे भव्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन 1024 से 1050 ने करवाया। इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था। तो लाहौर में औरंगजेब ने करवाया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने फिदाई खां के नेतृत्व में 1673 में कराया। गोलाकार बंगाली छत तथा फूले हुए गुंबद की इसकी विशिष्टता है। इसके अलावा लाल किला, दिल्ली की मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट, जताई भाषा समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का मूल निवासी है? तो दोस्तों यह असम का है। बोडो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी और भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत लगभग 20 लाख बोडो समुदाय के लोग के निवास करते हैं। नेक्स्ट, असम असम में खारो खासी जैंतिया दियारा और बोडो निवासी है। कौन कौन सी असम में है? गारो, खासी, जैंतिया, दियारा और बोडो और लुसाई। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्दा और गुज्जर है। अंडमान एवं निकोबार में अंडमानी निकोबारी, सेंटलीज, ओगे, जावा निकोबार में आदि। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया था चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बत भाषा परिवार देश उत्तर पूर्व में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल है। इसमें मुख्यतः तिब्बती, बाल्ती, लद्दाखी, शेरपा, चांबा, लेप्चा, आरका, डाफला, मिसनी, बोडो, नागा आदि शामिल है। इस बोले जाने वाले की मूल संख्या के आधार पर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश भारत में आने वाले प्रवासी हैं? तो दोस्तों चकमा जो है यह बांग्लादेश का है। चकमा शरणार्थी एक बौद्ध जनजाति है जो 1960 के दशक से भारत और में बांग्लादेश से आने वाले प्रवासी हैं। ये चकमा भाषा बोलते हैं। यह भारत में मिजोरम राज्य और बर्मा के रखाइन राज्य के कुछ क्षेत्रों में निवास करते हैं। निम्न में से कौन सी शाखा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों यह फिनो उगती है। फिनो उग्रिक भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, जबकि जमोरिन, केल्टी और इटैलिक भाषा हिंद यूरोपीय भाषा का पारिवारिक संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषा है? तो दोस्तों यह कौन सा है? तो यह बांग्ला भाषा है। कौन सा भाषा है? बांग्ला भाषा है। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जमीन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जयमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जयमंडल कहते हैं। अगला, ऊर्जा
ऊर्जा अंतराल के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह रेड लेमेंडन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रेड लेमेंडन के द्वारा। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? तो इकोलॉजी शब्द या अस्टन हैकेल ने किया। कौन किया? अस्टन हैकेल ने किया। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टिकोण के सभी पारिस्थितिक तंत्रों, जैविक अजैविक घटकों शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है? तो दोस्तों यह वायुमंडलीय आर्द्रता है। क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र जैविक संगठक नहीं है? तो दोस्तों यह जलवायु नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और अपघटक ये सब क्या है? पारिस्थितिकी जैविक घटक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक के क्लेनर्स में कौन सा प्राकृतिक के क्लेनर्स इनमें से कौन है? तो दोस्तों यह है विघटक। कौन है? क्या है? विघटक है। नेक्स्ट, अब हम कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंप्यूटर के किस भाग में नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट को हम नर्व सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संस्थापक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? एएलयू कहते हैं। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिस्टिक संक्रियाएं करने वाले संस्थापक प्रोसेसर को हम एएलयू कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो दोस्तों यह हार्ड ड्राइव को पेरिफेरल नहीं माना जाता, क्योंकि माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर एक पेरिफेरल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर में नहीं है? तो दोस्तों कंपाइलर ये है, कंप्यूटर में नहीं है। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड ये सब कंप्यूटर का है, लेकिन कंपाइलर ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणितीय प्रोसेसर तार्किक संचालन में करने में काम करता है? तो दोस्तों ये है माइक्रो प्रोसेसर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को हम घड़ी की गति के रूप में जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। तो एकीकृत परिपथ दोस्तों यह चिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो दोस्तों यह मेमोरी है। क्या है? मेमोरी। नेक्स्ट, अब हम बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्यों वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम बोलते हैं दोस्तों, या बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट, विटिकल्चर क्या है? तो दोस्तों विटिकल्चर हमारा अंगूर की खेती है। क्या है? क्या? अंगूर की खेती। नेक्स्ट, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का अभिप्राय दोस्तों, एपिग्राफी का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से है। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को आंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंथ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? आंथ्रोलॉजी कहते हैं। सेरिकल्चर सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर दोस्तों यह रेशम की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेशम की खेती से। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम की कीड़ों का पालन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों यह है, क्या है? यह एथोलॉजी है। एथोलॉजी। नेक्स्ट, हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन दोस्तों या जानवरों के खान पान की आदत से संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन। नेक्स्ट, अब हम रसायन विज्ञान से थोड़ा क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो रसायन विज्ञान में पूछा गया, निम्नलिखित में किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिकतम होते हैं? तो ये किसके बाद? ठोस के बाद। और सबसे कम किसमें? गैस में।
नेक्स्ट, पदार्थ पदार्थ के पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के संदर्भ में पदार्थ कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कण द्रव और वायु के सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही। पदार्थ कण कणों से बना होता है, बिल्कुल सही। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, ठोस ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ठोस के कणों में व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। नेक्स्ट, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो यह 5। नीचे दी गई आकृति क्या अनुमान लगाया जा सकता है? नीचे दी गई आकृतियों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो यह प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। नेक्स्ट, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता होता है, तो यह गैसों से होता है। रेडियोधर्मिता की रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की इकाई से बेकुरल है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल मूल भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक है। मीटर जैसे मीटर लंबाई का है, किलोग्राम द्रव्यमान का है, सेकंड समय का है, एम्पियर विद्युत धारा का है, केल्विन ताप का है, मोल पदार्थ की मात्रा का और कैंडेला ज्योति तीव्रता का है। नेक्स्ट, भार की एसआई मात्रक क्या है? भार की एसआई इकाई है दोस्तों, तो यह भार की इकाई का न्यूटन है। ठीक, भार की एसआई इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो दोस्तों निम्न में यह ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट, संवेग की इस एसआई पद्धति में क्या कहे? तो संवेग की इकाई पद्धति में दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों यह कूलाम है। क्या है? कूलाम है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष की इकाई दोस्तों क्या है? तो प्रकाश इकाई वर्ष की इकाई दूरी से है, प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है। अगला, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो यह दूरी के मापन के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो एनटीपीसी या रेलवे या एसएससी की तैयारी करते हो उनके पास ये वीडियो को आप शेयर करिए और आपको पूर्णतः इससे लाभ मिलेगा। इसमें संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।